फ्रेंड्स, मैं आज आपको एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो चैप्टर है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, उसमें यूनिट 3 का जो बी पार्ट है थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू सोशियोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, गवर्नमेंट कॉलेज रामाटोला से हूँ। आप अभी तक बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे थिंकर्स को, जो बड़े बड़े विचारक हैं उनको पढ़ चुके होंगे। तो आप इस लेक्चर के बाद ये समझ पाएंगे कि कौन से विचारक किस अप्रोच को लेकर एक सामाजिक सच्चाई को जानने का प्रयास किया। तो इसमें पहले बात है थियोरेटिकल अप्रोच की, मतलब एक सैद्धांतिक अप्रोच होता है। एक कोई भी चीज़ के बारे में हम ये सोचते हैं कि अच्छा, इसको किस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, कैसे जो कोई प्रॉब्लम है समाज में उसको समझने का प्रयास किस पर्सपेक्टिव से लेके करेंगे। देखिए, हर कोई का एक समझ होता है और एक समाजशास्त्री का समझ थोड़ा अलग होता है। एक कोई लेमैन है, कोई आम व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो उसको अगर बोलेंगे कि कोई सोशल रियलिटी को, जो एक सामाजिक सच्चाई है, उसको जानने की कोशिश करें या उसको एक्सप्लेन करने की, व्याख्या करने की कोशिश करें, तो वो अपने ढंग से बिल्कुल एक सामान्य भाषा में करता है, ये सब ईश्वर की मर्जी है, हाँ ईश्वर कर रहे हैं। तो उसका जो पूरा जो थिंकिंग पैराडाइम है वो एक ही एंगल में घूमता है, ये सब ईश्वर है, ये सब माया है, ईश्वर कर रहे हैं। वो सारे सच्चाई को एक लाइन से व्याख्या कर देता है। तो जो कि एक समझदार व्यक्ति को, एक वैज्ञानिक ढंग से सोच रखने वाले व्यक्ति को, एक वो व्यक्ति जो बहुत सारे वेरिएबल्स को लेकर चलता है, उन सब वेरिएबल्स को लेकर चलने के बाद जो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और आप देखेंगे कि जो एक सामान्य व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो चीज़ों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स से वो अनभिज्ञ रहता है। एक तो उसकी समझ भी नहीं होती है जानने की, और न ही उनको एक इच्छा शक्ति के अलावा उन्हें ज्ञान भी नहीं होता है कैसे चीज़ों को समझा जाए, पकड़ा जाए। वो बहुत ही सीमित बात को लेके चलते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो सच से कई कोसों दूर रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति मेरे ख्याल से समाजशास्त्री है, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखता है कि कोई भी सच्चाई को जानने के लिए हमको एक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। खैर, बहरहाल, तो मैं ये सब बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एमए लेवल पे पढ़ते हैं और समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो एक अपना मौलिक सोच लगाना पड़ता है आपको। आप जो चीज़ें पढ़ लिए उसको एक एप्लीकेशन एस्पेक्ट में डालना पड़ता है, क्योंकि समाजशास्त्र एक इवॉल्विंग विषय है, वो बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे जब समाजशास्त्र का उदय हुआ, उस समय जो अप्रोच था, फिर बीच में क्या अप्रोच आया और फिर अभी क्या अप्रोच चल रहा है, तीनों में फ़र्क है और तीनों अपने एक समय और काल से बंधा हुआ है। अगर सबसे पहले हम देखते हैं, जब 1838 में कॉम्टे ने शुरू किया, फिर स्पेंसर ने बहुत अच्छा समाजशास्त्र को एक साइंस की तरफ पेश करने की कोशिश की। वो एक ऑर्गेनिज्म से तुलना किए कि जैसे शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग हैं, उसी तरह समाज में भी अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, मैरिज है, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। ये सब संस्थाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, और ये उनका जो एक सिद्धांत था जिसको कि आज हम स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनलिस्ट थियोरी के तरह जानते हैं, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के तौर पे। तो उस टाइम का जो समाजशास्त्रीय अध्ययन था, वो इसको मैक्रो लेवल स्टडी भी बोलते हैं। मैक्रो लेवल बृहत स्तर का एक अप्रोच था। तो अब उस समय के लिए शायद ये उपयुक्त था, क्योंकि समाज को हमको ब्रॉड तौर पे समझना था। ब्रॉड मतलब एक संपूर्ण तौर पे हमको समाजशास्त्र को समझना था। तो उसमें हम छोटी छोटी बातों को या उसमें बारीकियों को नहीं देख पाते। आप फ़र्ज़ कीजिए, आप कभी भी जब नई जगह पर जाते हैं तो एक साथ आप बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, सूक्ष्मता आपसे छूटती है
और बड़े बड़े चीज़ को आप पहले देखते हैं। तो वही चीज़ हमारे पूर्व के समाजशास्त्रियों ने किया, स्पेंसर ने किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो दुर्खाइम, जिन्होंने उसको और बढ़ाया और एक इस तरह से देखना शुरू किया कि वो जो समाज जो है, समाज में बहुत सारी जो सच्चाई है वो व्यक्ति से हटके है, जिसको उसने नाम दिया सोशल फैक्ट, एक सामाजिक सच। और वो जो सामाजिक सच है वो व्यक्ति को नियंत्रित करता है, वो उनका कहना था। ये बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बढ़ रहे थे। और उन्होंने एक किताब, एक रिसर्च किया था आत्महत्या पे। उन्होंने ये बताया भी कि आत्महत्या हर समाज में होता है, सबका दर अलग अलग होता है। आत्महत्या का व्यक्ति विशेष से लेना देना समाजशास्त्री के लिए कोई मायने नहीं रखता है। एक मनोवैज्ञानिक जरूर सोच सकता है कि इसके पीछे क्या वजह होगी, लेकिन समाजशास्त्र बृहद घटना को देखता है, बहुत सारे घटनाओं को एक साथ देखता है और सामाजिक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है, सामाजिक कॉज एंड इफेक्ट पे जाना चाहता है। जैसे उन्होंने बोला था जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं क्योंकि शायद उनके कल्चर में या उनके धार्मिक सोच में आत्महत्या पे उतना नियंत्रण नहीं रखा जाता है, या उसको बहुत ख़राब, बहुत अच्छे ढंग से उनकी सोच पे नियंत्रण नहीं कर पाता होगा। तो अलग अलग ग्रुप को अध्ययन करके ये बताया, जैसे आत्महत्या जैसा चीज़ वैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सच्चाई नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक सच्चाई है। तो अब फिर उन्होंने ये भी बात बताया कि समाज में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर उन्होंने एक किताब लिखी थी। हर कोई अपना काम करता है और एक सामाजिक सॉलिडारिटी, एक सामाजिक एकता बनी रहती है। तो ये सब जो उनका था, ये आप समझिए कि एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, समाज का एक स्ट्रक्चर है, हाँ, और उसमें जो हर व्यक्ति का, हर समूह का अपना एक फंक्शन है, उसके तहत काम हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पहले वाले समाजशास्त्रीय लोगों का था, जिसमें कि आप ले लें, पार्सन्स आए, उन्होंने भी ग्रैंड थियरी दिया है कि पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, हर कोई अपना काम कर रहा है। हाँ, मर्टन आए, मर्टन ने भी इस चीज़ों को बोला, अलग अलग सिद्धांत दिया गया, सोशल एक्शन से बहुत सारे छोटे छोटे सिद्धांत दिए गए, लेकिन जस्टिफिकेशन ये था कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो सामाजिक संरचना है, उसमें वो बड़ा प्रकार्यात्मक ढंग से काम करता है। कुछ डिसफंक्शंस हो सकते हैं, कुछ प्रकार्यात्मक कार्य हो सकते हैं, मगर ओवरऑल वो फंक्शनल है, वो समाज के हित में है और समाज के यूनिट को एक साथ रखने में सक्षम है। मर्टन ने भी एक सिद्धांत दिया था, वो लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन। तो अब ये देखिए, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा समझेंगे, जैसे कॉलेज में, महाविद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो ये शिक्षा देना, ये मैनिफेस्ट फंक्शन है, सबको दिखता है ये शिक्षा के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शिक्षा है नहीं। लेटेंट फंक्शन इसका ये होता है, आप विद्यार्थी आते हैं, एक दूसरे से सोशलाइज करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, पार्टनर ढूंढते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं, अन्य विधाएँ भी सीखते हैं, जैसे एनसीसी का काम करते हैं। तो लेकिन मुख्य फंक्शन यहाँ क्या है? पढ़ाना है। अब ये देखिए, समाज में ये जो पढ़ाई है वो भी एक तरह से समाज, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे पद पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो समाज में हायरार्की है उसको भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और बचाने की कोशिश, रैदर यूँ बोलिए लेजिटिमाइज कर देता है कि आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा इसलिए आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली। क्योंकि पढ़ाई हर किसी के वश की बात हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। अब यहीं देखें, एक पैराडाइम की बात आती है। पैराडाइम पे बृहद सोच जिसके तहत व्यक्ति सोचता है। अब आप देखिए, जो एक गांव का व्यक्ति है और ख़ासकर जो जनजातीय क्षेत्र से आता है, उसका जो सोचने का जो पैराडाइम है बिल्कुल अलग है, उसकी दुनिया अलग है, उसकी सोच अलग है। वो अब जैसे पैराडाइम का आपको एक बहुत कैसे अलग है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर हम विकास की बात करते हैं तो सब लोग किस पैराडाइम को लेके चलते हैं? आर्थिक उन्नति। अगर ज़्यादा आर्थिक उन्नति हुई तो विकास हुआ। अब ये विकास का जो पैमाना है, ये सोच का जो पैमाना है, पैराडाइम जो एक बृहद सोच जिसके तहत हम विकास को देखते हैं,
तो वो हो सकता है भूटान जैसे देश के लिए सही नहीं है। वहाँ पे वो लोग हैप्पीनेस को देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना खुश है, वो ज़्यादा डेवलपमेंट कहलाता है। तो अब समय के साथ परिभाषा भी डेवलपमेंट का बदल गया। जब हमें खाने पीने के लिए नहीं था तो आर्थिक उन्नति बहुत ज़रूरी थी, अब हमें खाने पीने के लिए है, तो अब इनसे बढ़ के ज़्यादा हम ज़रूरी चीज़ देखते हैं कि हमारा परिवार सुखी है, हम सुखी हैं, हमारा आस पड़ोस सुखी है, तो खुशी का पैमाना एक अलग आ जाता है। हम जो साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम लोग समय को, क्वांटिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, नाप को, इन सब चीज़ों को बहुत मायने रखते हैं। प्रिसीजन है साइंस में। लेकिन आप बहुत पिछड़े समाज में चले जाइए, थिंकिंग में प्रिसीजन नहीं है, सोच में प्रिसीजन नहीं है, सोच में सूक्ष्मता नहीं है, माप नहीं है। वो चीज़ों को बहुत स्थूल तरीके से देखते हैं और वो उनकी ज़िंदगी के लिए फिट है। तो जब हम समाजशास्त्र, कोई सामाजिक रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। बहरहाल मैंने बात कर रहा था स्ट्रक्चरल फंक्शनल का, तो अब आप देखिए वो सिर्फ पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, और सिस्टम में जो अलग अलग यूनिट हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, पारस्परिक संबंध है, अंतः संबंध है, और ये पूरा जो समाज है हमारा चल रहा है। अब ये जो थियरी है, इसके बाद आप देखिए एक दूसरा 3 अप्रोचेज हैं मूलतः। एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, प्रकार्यात्मक है, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, संघर्ष वाला, और तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। आप हिंदी समझ लें, थोड़ा इंग्लिश का टर्म है, आप लोग को इतना समझना चाहिए। इंटरेक्शनिज्म मतलब अंतःक्रिया, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। तो ये 3 मुख्य अप्रोच है, और छोटी छोटी जो अप्रोच है वो धीरे धीरे हम इसमें बात करेंगे, समावेश करेंगे। और ये भी बात शायद आपको समझना चाहिए कि इसके बाद भी कोई और नया अप्रोच आ सकता है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात करें, संघर्ष जिसके पीछे मूल था, धारणा मूल था। अब सबसे बड़े प्रवर्तक इसके थे कार्ल मार्क्स। वो कार्ल मार्क्स को देखते थे जो समाज है, समाज में जो संघर्ष हो रहा है वो रिसोर्सेज के लिए हो रहा है, संसाधन के लिए हो रहा है, और जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो सारी सुविधाओं पे काबिज रहते हैं। और संघर्ष वो हैव नोट्स और हैव्स के बीच में, यानी कि जिनके सर्वहारा वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग, इन दोनों के बीच में होता है, संघर्ष होता है। और इसकी नियति स्टेजेस हैं, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, बहुत सारी बातें हैं उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनका मेन फोकस था ये समाज जो है, आप उसको कॉन्फ्लिक्ट की निगाह से देखें तो आपको समझ में आएगा। हम लोगों का जो इंटरेस्ट है एक दूसरे से क्लैश करता है, और उसने मेन फोकस किस इंटरेस्ट पे किया, किस सोच पे किया, तो आर्थिक पे किया। अब उसी के बाद देखें उन्हीं के देश का मैक्स वेबर, उन्होंने बोला वो तो है ही, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे ले गए। वो बोले नहीं, जिनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल है या सामाजिक कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक रूप से वो सक्षम है या समाज में उनका वर्चस्व है, तो ये भी मायने रखता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में और एक सल्यूशन लाने में या नहीं लाने में। जैसे मार्क्स ने बोला कि पूरा जो आधार है लड़ाई का वो आर्थिक ही होगा, तो आने वाले मैक्स वेबर ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स हैं। जैसे भारत में अर्थ का उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ सामाजिक संस्थाएं ज़्यादा हावी हैं, यहाँ जो सोच है वो अलग दृष्टि का है, जाति प्रथा ज़्यादा है, लोग अपनी जाति का सोचते हैं, बाकी गरीब अमीर उनके दिमाग में वो इतना ही भर है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जाति प्रथा भी ये मान के चलते हैं ये तो सदियों से चलता आ रहा है, तो इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब बदलने की प्रवृत्ति का सेंस नहीं है। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में आप देखेंगे कि बाद में उसमें भी मार्क्स के सिद्धांत में बदलाव लाने के लिए, उसको एक व्यवहारिक रूप देने के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल आया 40s में, 30s एंड 40s में, 1930s एंड 40s में। तो वहाँ के जो लोग थे, सिमेल थे और भी ग्राम्सी
और कुछ लोग थे, सॉरी सिमिल, नॉट श्योर। तो इन लोगों ने बोला कि जो समाज में जो इनइक्वालिटी है, वो असमानता है, उसके पीछे स्ट्रक्चर जिम्मेवार है, और ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस संरचना के कारण ये इनइक्वालिटी बरकरार है और बदल नहीं सकता है, और इसमें कैसे बदलाव लाया जाए, तो वो थोड़ा बदलाव की ओर बढ़े। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को अगर देखें, तो अगर हम समाज को, भारतीय समाज को देखें, तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हमारा पारंपरिक समाज रहा है, वो उतना ज़्यादा उभर कर नहीं आता है। हाँ, फिलहाल मॉडर्न संस्थाओं और प्रजातंत्र के आने के कारण कुछ वर्ग हैं जो अब संघर्ष की नीति अपना रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद हमारे समाज में जो प्रतिनिधित्व मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो अब इसी से और आगे देखें, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में जो कि ये कहता है कि ख़ास संस्था हमें दबाता है, तो आप फेमिनिज़म की बात कीजिए। जो फेमिनिस्ट का दौर चला 1970s में, महिलाओं को आगे आना है, एक महिला सेंट्रिक, एक वुमेन सेंट्रिक अप्रोच हुआ, सारी चीज़ों को महिला के, नारी की नज़र से देखा जाने लगा। बहुत हद तक वो सही भी था, लेकिन कोई भी अप्रोच अगर बहुत एक्सट्रीम में जाता है तो सच्चाई से थोड़ा सा परे हो जाता है। ये जाहिर बात है कि पुरुष प्रधान समाज में जो आइडियोलॉजी था, हमारा सोचने का ढंग था, या जो व्यवहार था, पुरुष अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता था। लेकिन जब से ये नारीवादी आंदोलन आया, अब नारी खुद अपने हिसाब से चीज़ों को डिफ़ाइन करती है और असर्टिव है। वो अपने आप को स्थापित करती है, अपने विचार को दूसरे के विचार से नहीं तौलती है। उनको जो लगता है सही है। तो इसमें पुरुषों का भी सहयोग आया है, महिलाओं का भी है। तो समाज ऐसे ही बदलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में भी समाज बदलता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में देखेंगे समाज बदलने का स्कोप, उसमें सामाजिक बदलाव वो बहुत एवोल्यूशनरी ढंग से होता है, धीरे धीरे ढंग से होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में समाज को बदलने का ज़्यादा यूँ बोले तो फोकस है, स्कोप है। अब तीसरा आ जाए सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पे, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। तो आप देखेंगे इसमें गॉफमैन थे, वो ज़्यादा थे, उनका योगदान है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। लेकिन उनके जो एक स्टूडेंट थे, वो ब्लूमर, उन्होंने ये शब्द कॉइन किया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। मीड ने कोई पब्लिश वर्क किया नहीं, उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसा है, लेकिन इसको कॉन्क्रिटाइज किसने किया? तो ब्लूमर ने किया। तो अब आप देखिए, ये आप लोग के प्रति संदेश जाता है कि आपके गुरु पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वही एक सिद्धांत निकालें। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप एक नया सिद्धांत बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है, बहुत सारा ज्ञान मिल चुका है। तो ब्लूमर ने अच्छा एक शब्द निकाला, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, कोई व्यक्ति चीज़ों को, सिचुएशन को कैसे डिफाइन करता है, वो उसकी मनस्थिति पे है। कोई गरीब है, हो सकता है मनस्थिति से बहुत अमीर हो, उसको ये नहीं लगता हो कि हम गरीब हैं, नहीं, हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, भले आपकी नज़र में बहुत थोड़ा सा चीज़ होगा। कोई व्यक्ति पीड़ित है और आप उसको बोले तुम पीड़ित हो, देखो समाज ने तुमको दवा कुचला है, लेकिन उसको अगर ये सेंस नहीं है कि नहीं, मैं तो पीड़ित नहीं हूँ, तो मैं तो अपने मर्जी का मालिक हूँ, बादशाह हूँ। तो ये देखिए, कोई भी सिचुएशन को अब डिफाइन किस तरह किया जाने लगा कि व्यक्ति अपने आप को कैसा सोचता है और बाकी व्यक्ति उसके बारे में कैसे सोचते हैं। तो ये इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स का इंटरेक्शन होने लगा। तो इसमें एक गॉफमैन ने एक किताब भी लिखा था, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। मतलब व्यक्ति अपने आप को एवरीडे लाइफ में कैसे प्रेजेंट करता है, वो मीनिंग्स, किस बात का क्या मीनिंग देता है दूसरे को, हाँ, वो दूसरे से क्या मीनिंग समझता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में प्रोटेस्ट होते हैं, दो ग्रुप है, लेकिन जो दो ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे के प्रति
संघर्ष की स्थिति में है। लेकिन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट लोग हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा वो कौन सी बात को उठाता है, किस मुद्दे पे बात करता है, लोग आपस में कितना यूनाइटेड रहते हैं, किस बात पे यूनाइटेड रहते हैं। तो देखिए ये माइक्रो थियोरी है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बृहद थियोरी था, मैक्रो था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल था वो मैक्रो था, ये माइक्रो है। तो अब माइक्रो का ज़माना आ गया, क्योंकि अब देखिए मार्क्स का थियोरी आज की डेट में उतना उपयुक्त रहा नहीं। तो जैसे जैसे समाज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा रिफाइनमेंट होता है। अब एक डॉक्टर का उदाहरण लीजिए, पहले जब भी कोई बीमार पड़ता था तो वैद्य लोग देखते थे अच्छा बीमार है, फीवर है, हाँ वो फीवर भर देखते थे और बाकी अंदर का मैकेनिज्म क्या है उनको समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, मेडिकल साइंस बढ़ा, देखिए एक एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट निकलने लगे, क्योंकि ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो गया। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में अब छोटी छोटी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है और छोटे छोटे थियोरी। हमारा भी आपसे कहना है कि आप बृहद थियोरी को छोड़िए। आप ये देखिए कि महाविद्यालय में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो आप थोड़ा पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं आते हैं, और आप एक थियोरी बना सकते हैं। और थियोरी बनाने के लिए आपको रिसर्च करना होगा, लोगों से बात करनी होगी, कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करने होंगे, उनसे बात करने होंगे, दो तरह का डेटा कलेक्ट करना होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स संख्यात्मक जानकारी, कितने दिन कौन आ रहा है ये संख्यात्मक हो गया, क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे उस व्यक्ति का इतिहास लीजिए, उसके परिवार का इतिहास लीजिए, ये क्वालिटेटिव हो गया। तो आप छोटे छोटे चीज़ों पे आप रिसर्च करेंगे तो आपका रिसर्च का अनुसंधान का अनुभव भी होगा और छोटे से बड़ा थियोरी बन सकता है। देखिए दो तरह का रीजनिंग होता है, एक इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। तो हिंदी में शायद आगमन और निगमन ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये शब्द को आप याद रखें, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इन इंडक्टिव रीजनिंग में एक छोटे से चीज़ को अध्ययन का एक्सपीरियंस है और उसको फिर लार्जर पर्सपेक्टिव में लगाते हैं। तो याद रखिए इंडक्टिव, इन मतलब भीतर, वो भीतर से वो बाहर जा रहा है, पहले चीज़ों का अनुभव कर रहा है और फिर एक सिद्धांत बना रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग में पहले उसने सिद्धांत बना लिया और फिर फैक्ट्स ढूंढ रहा है उस सिद्धांत के तहत। तो दोनों रीजनिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। और इंडक्टिव रीजनिंग में छोटे छोटे आप रिसर्च करेंगे, उसमें इंडक्टिव रीजनिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है। आप रिसर्च कर सकते हैं कि घर में कौन से बच्चे ज़्यादा पढ़ाई के प्रति, मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ में पढ़ाई के प्रति कौन ज़्यादा समर्पित रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब आप छोटे छोटे थियरीज़ बनाइए और बनेगा, और उस थियरीज़ को आप टेस्ट कीजिए। पहले आपने देखा अच्छा बच्चे नहीं आते हैं स्कूल या कॉलेज, ये वजह हो सकता है। आप फील्ड में जाइए, उनसे बात कीजिए, पता कीजिए, शायद हो सकता है ये जो आपका हाइपोथेसिस है वो सही हो जाए, सिद्ध हो जाता है, अच्छी बात है। नहीं होता है तो उसमें कुछ बदलाव लाना है, बदलाव ले आइए। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब देखिए इसी में हमने कभी एक कोई लेक्चर में बताया था कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर आया था। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच है समाजशास्त्र के लिए, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ही एक छोटा हिस्सा आप मान लीजिए, क्योंकि उसमें भी छोटे ग्रुप को और व्यक्ति पे फोकस किया गया। व्यक्ति के जो विचार हैं, व्यक्ति के जो क्रिएटिविटी है, उस पर फोकस किया गया। जो छोटे ग्रुप के विचार हैं, उनके जो आइडियोलॉजी हैं, उस पर फोकस किया गया। वो भी सही है। जरूरी नहीं कि जो दुनिया की बड़ी समाज सोचती है वही एक भूटान की छोटी समाज भी सोचे और उसी लाइन पे समझे। भूटान में आर्थिक विकास नहीं हो सकता, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन खुशी का पैमाना उनका बहुत ज़्यादा है। इस मटेरियल्स दौर में हम लोग तो मटेरियल के पीछे, भौतिक पदार्थ के पीछे इतना भाग गए हैं कि एक दूसरे से तुलना ही करते रहते हैं और ज़िंदगी भर और की चाहत में अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी ख़राब करते हैं। लेकिन अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जाइए, दूर दराज में बहुत खुश रहते हैं। ये दूसरी बात है, आपकी नज़र में वो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और मर भी जाते हैं, तो शायद उनको ये नहीं कभी एहसास होता कि हम बीमारी की वजह से मरे और ये हम अपनी कमी की वजह से मरे।
वो ईश्वर पे छोड़ देते हैं, प्रकृति पे छोड़ते हैं। खैर, तो ये 3 अप्रोच के बाद अब हम थोड़ा मेथोडोलॉजिकल की बात करें कि ये तो 3 बृहत अप्रोच था, जिसमें 2 छोटे छोटे अप्रोच की हम बात किए। अब देखिए मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, अब इसी थियोरेटिकल अप्रोच पे बेस्ड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लोग थे, पॉजिटिविस्ट थे। पॉजिटिविस्ट यानी कि चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से देखना और उस ओर ले जाना। पॉजिटिविस्ट मतलब चीज़ों को फैक्ट की तरह देखना, एक तथ्य की तरह देखना, और जिसमें आप दुर्खाइम का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने बोला कि जब तक हम समाज को विज्ञान के तौर पे नहीं समझेंगे तो इसका अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। और उसमें ये ज़रूरत इसलिए भी थी कि विज्ञान का ही बोलबाला था, हर चीज़ जो वैज्ञानिक है उसी को अच्छा विषय माना जाता था। तो ये जो एक उस समय का सोच था वो समाजशास्त्र में भी घुसा, और गलत नहीं था, सही था। क्योंकि जो साइंटिफिक होता है, जो वैज्ञानिक होता है, वो दूसरे लोग भी इस चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और वैलिडेट भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये हवा में कही गई बात नहीं है, ये सबके लिए सही है, सर्वमान्य है, विश्व में सर्वमान्य है। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच भी, जैसे मार्क्स थे, मार्क्स ने भी बोला कि हम तो बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से समाज को देख रहे हैं कि आज तक का जो समाज है वो स्ट्रगल का ही है, गरीब और अमीर के बीच में स्ट्रगल है, संघर्ष है, और अमीर हर तरह से गरीब को दबाने की कोशिश करता है ताकि उसका जो वर्चस्व है बचा रहे। तो वो साइंटिफिक इसलिए क्योंकि वो बोले, आप देखिए जो भी चीज़ आप धर्म बोल रहे हैं, राजनीति बोल रहे हैं, न्याय बोल रहे हैं, जो भी है, ये सब तो डिटरमिन होता है आर्थिक इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर से, और ये सब डिटरमिन करता है। एक तरह से आप देखेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं है। हर कोई आर्थिक आधार पे ही सोचता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर जरूर, स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो वैज्ञानिक अध्ययन उनका सही था। लेकिन अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात लें तो उनका अप्रोच जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इन दोनों का अप्रोच क्वांटिटेटिव था, वो डेटा वो संख्या पे ज़्यादा जा रहे थे, तथ्य पे ज़्यादा जा रहे थे। लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का अप्रोच क्वालिटेटिव है, वो व्यक्ति को या कोई भी घटना को सिर्फ संख्यात्मक ढंग से अध्ययन नहीं करता, उसके पीछे वजह जानने की कोशिश करता है, आखिर क्यों और कैसे। उसके लिए दूसरा ये है कि संख्यात्मक तौर क्वालिटेटिव जानकारी के लिए जो अनुसंधान पद्धति अपनाई जाती है उसमें आपको केस स्टडीज़ है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनर बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इन सब से क्या होता है कि हम गुणात्मक पहलू को समझ पाते हैं जो कि व्यक्ति के कार्य करने को, और यह व्यक्ति जो सोच रहा है और जो काम करता है उसके पीछे हम एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं। वो जो सामाजिक सच्चाई को देखता है उसके पीछे उसके क्या विचार हैं, क्या उसकी सोच है। तो अब इससे एक और बात सामने आती है कि देखिए अब स्ट्रक्चर जो है उस समय तक मायने रखता है जिस समय तक समाज में एक कोर्सिव एलिमेंट ज़्यादा था। जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास होता है, व्यक्तिवादिता बढ़ती है, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ज़्यादा रोल हो जाता है। वो हर व्यक्ति हर चीज़ को अपने निगाह से देखना चाहता है और समझना चाहता है, दूसरे का डेफिनीशन वो नहीं लेना चाहता, वो अपना डेफिनीशन देना चाहता है। हालांकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल लोग बोलेंगे कि उसकी जो सोच है वो उसकी स्थिति से निर्धारित होती है, उसके बावजूद भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा आ गई, खासकर जब ग्लोबल समाज आ गया तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आपको रिसर्च करना है तो इन सब चीज़ों के बाद आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं तो पहले आप कोई टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में आपको जानना पड़ता है कि इस विषय में पहले भी कुछ काम हुआ है, तो आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर उस पर कितनी सारी किताबें लिखी गई है या पीरियडिकल्स है या जर्नल्स है, उसको आप देखते हैं। फिर सबको आप अध्ययन करते हैं,
फिर एक अपना आप थियरी बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद वो आपने जिस हाइपोथेसिस से शुरू किया था उपकल्पना से, उसको देखते हैं कि वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर उस एनालिसिस के बाद आप एक थियरी देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप क्या कर रहे हैं, जो पहले का जो नॉलेज था, पहले का जो ज्ञान था, उसमें आप वृद्धि कर रहे हैं। कैसे? नए ज्ञान और नए रिसर्च के मार्फत। तो देखिए, कोई भी ज्ञान परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कोई भी जो पुराना ज्ञान है उसको हम यूं ही डिसमिस कर दें बिना साइंटिफिक स्टडी के, बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वो तो फिर मनमर्जी और वहम वाली बात हो गई, तो जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको अपने नॉलेज को वैलिड बनाना है, तो जो पहले जो रिसर्च हुए हैं जो और अभी के जो आपके रिसर्च हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स और साइंटिफिक एनालिसिस से आप प्रेजेंट कीजिए, और आप के जो रिसर्च हैं, आपके जो फाइंडिंग्स हैं, वो माननी होगी। तो हम समझते हैं कि आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में थियोरेटिकल अप्रोच और जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, हाँ, उसको आप समझ सके होंगे। देखिए, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच मेथड नहीं है, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच एक फ़िलासफ़ी है। आप कौन सा मेथड अपनाते हैं, उसके बाद मेथड तो अलग अलग आपके पास है। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं अनुसंधान में, कि सैम्पलिंग है और सैम्पलिंग निर्देशन वगैरह है, फिर क्वेश्चनर बनाते हैं, बहुत सारी विधि हैं। तो उन सब को आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, वो अब बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो उसकी बात अलग है, कुछ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, तो वो सब आप करते हैं। तो सब चीज़ के पीछे आपको अपनी मंशा क्लियर होनी चाहिए कि हमको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, क्यों चाहिए, और ये वैलिड तब होगा जब आप इसको अपने डेटा से, अपने एनालिसिस से, अपने पूर्व के रिसर्च से कोलैबोरेट करते हुए आप आगे बढ़ें। और छोटे छोटे सिद्धांत बनाइए। मैं तो बताया था आपको, एक बार फिर बताता हूँ। समाज में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। आप थियरी बनाइए और उसको टेस्ट कीजिए। देखिए, आपकी थियरी वो इंडक्टिव रीजनिंग वाली बात है, वो स्पेसिफिक से लार्जर पे जाएगा, और हो सकता है कल को बहुत बड़ा सिद्धांत हो जाएगा। हम समझते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।